हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अभ्यास सीरीज़ में। यह हमारी डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ है जो आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन तक चलने वाला है। इसमें हम नए नए क्वेश्चंस करते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझते हैं और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होता है। बाकी सब यूट्यूब सेशंस पे जितने क्लासेस और लोग लेते हैं उनसे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही साथ अपने कमेंट सेक्शन में सुझाव जो भी हो वो ज़रूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। 30 सितंबर का ये सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग मॉडल। फ्लिप्ड क्लासरूम शिक्षण मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए, फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में मैंने आपको बार बार बताया है और एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है फ्लिप्ड क्लासरूम। एक और चीज़ आपको बताऊं कि आप अपना क्वेश्चन नंबर लिख के और उसके सामने जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो करेक्ट ऑप्शन जाके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करिए। मैं डेली देखता हूं, बहुत कम लोग ये करते हैं, लेकिन जितने लोग करते हैं मैं जानता हूं वो सीरियस लर्नर्स हैं। तो छात्रों को दिए जाने वाले होमवर्क की मात्रा में वृद्धि करना, क्या इसे हम फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। या फिर छात्रों को घर पर नई सामग्री सीखने और कक्षा में चर्चाओं या गतिविधियों में शामिल करके पारंपरिक सीखने की प्रक्रिया को उलटना। टू रिवर्स द ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस बाय हैविंग स्टूडेंट्स लर्निंग कंटेंट एट होम एंड एंगेज इन डिस्कशंस और एक्टिविटीज इन क्लास, क्या इसे हम फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। या फिर कक्षा निर्देश को पूरी तरह से समाप्त करना, टू एलिमिनेट क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंटायरली, इसको हम कहते हैं फ्लिप क्लासरूम। या फिर एक प्रतिस्पर्धी ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करना, टू इंट्रोड्यूस अ कॉम्पिटिटिव ग्रेडिंग सिस्टम। बताइए कौन सा इसमें से सही उत्तर है फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में। तो आई होप कि आपने अपना जो भी सही ऑप्शन होगा वो चुन के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। देखिए, जो फ्लिप्ड क्लासरूम है ना, इसको हम नए टीचिंग मॉडल के रूप में आजकल देख रहे हैं। ये मॉडर्न टीचिंग मॉडल है और इससे हम यही फोकस करते हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक चिंतन या सोच जिसे हम कहें, ये नवाचार यानी इनोवेशन और साथ ही साथ जो समस्या समाधान की जो कौशल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ये डेवलप हो बच्चों के अंदर। और इसी के लिए हम फ्लिप्ड क्लासरूम करवाते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम होता क्या है, हम ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस को जो है ना वो बदल देते हैं। इसमें इस मॉडल में स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है नया कंटेंट, वो भी क्लास के बाहर, है ना। आप उनको वीडियोज़ दे देंगे, आप उनको मटेरियल दे देंगे, रीडिंग मटेरियल। जैसे मैंने आपको कोई रीडिंग मटेरियल, कोई पीडीएफ दे दिया, मैंने आपको कहा कि आप इसको घर से अच्छे से पढ़ के आना, और क्लास टाइम में आपने इंटरेक्शन किया, उनके साथ संवाद किया, बातचीत की, और बातचीत करने के बाद साथ ही साथ कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कराए आपने, और वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ करने के बाद से जो है ना आपने उनको ये चीज़ जो है सिखाई। तो डिस्कशन के माध्यम से, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज के माध्यम से अगर वो कुछ सीखेंगे और चीज़ों को वो पहले घर पे पढ़ लेंगे और फिर उसी चीज़ को आके डिस्कस करेंगे, तो उनके अंदर जो आलोचनात्मक सोच है उसका विकास होगा, नवाचार का विकास होगा, कुछ नया सोचेंगे और कुछ उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। स्टूडेंट्स का जो सक्रिय भागीदारी होगी वो बढ़ेगी। तो ज़्यादा होमवर्क देने से इसका कोई लेन देन नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना है, बल्कि क्लासरूम और जो होमवर्क है इन दोनों को मिक्स करके और एक ऐसे तरीके से पढ़ाना है कि नवाचार जो है इसको बढ़ावा मिले। फिर कॉम्पिटिटिव ग्रेडिंग सिस्टम से इसका कोई मतलब नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें होगा छात्रों को घर पर नई सामग्री सीखने और कक्षा में चर्चाओं या गतिविधियों में शामिल करके पारंपरिक सीखने की प्रक्रिया को लौटना। जो हमारी ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस है कि हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं और वो घर से जाके होमवर्क करके आते हैं, उसको बिल्कुल ही उलट देना, और इसीलिए इसका नाम है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड का मतलब होता क्या है, फ्लिप्ड का मतलब होता है उलटना, है ना। तो रिवर्स कर दोगे आप इसमें ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस को। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है ना आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो अब आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, व्हाट इज एथिकल प्लेजरिज्म इन रिसर्च। बताइए शोध में नैतिक साहित्यिक चोरी क्या है। एथिकल प्लेजरिज्म, पहला ऑप्शन आपके पास कॉपिंग टेक्स्ट, वर्बेटिम फ्रॉम अ सोर्स विद प्रॉपर साइटेशन, यानी उचित उद्धरण के साथ किसी स्रोत से पाठ को शब्दशः कॉपी करना। सेकेंड ऑप्शन है यूजिंग समवन एल्सेज आइडियाज़ और वर्क विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट और साइटेशन, यानी उचित स्वीकृति या उद्धरण के बिना किसी और के विचारों या कार्यों का उपयोग करना। थर्ड आपके पास है रीयूजिंग वंस ओन प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क इन अ न्यू रिसर्च पेपर विदाउट साइटिंग इट, यानी अपने ही पहले प्रकाशित कार्य को बिना उद्धृत किए नए शोध पत्र में पुनः उपयोग करना। या फिर चौथा ऑप्शन है आपके पास पैराफ्रेजिंग अ सोर्स टू क्लोजली विदाउट प्रॉपर साइटेशन, यानी उचित उद्धरण के बिना किसी स्रोत की बहुत बारीकी से व्याख्या करना। बताइए एथिकल प्लेजरिज्म रिसर्च में हम किसे कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 लिख के और जो भी आपका करेक्ट आंसर हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। और अगर अभी तक आप ये क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। देखिए, प्लेजरिज्म, साहित्यिक चोरी, आपके अनुसंधान की जो प्रक्रिया चल रही है, जब भी आप एक रिसर्च करते हैं तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है प्लेजरिज्म। चाहे वो इंटेंशनल हो, चाहे आप जानबूझ के कर रहे हैं या फिर अनइंटेंशनल हो, अनजाने में कर रहे हैं, ये प्लेजरिज्म जो है ना, ये बहुत खतरनाक होता है और इसको अनएथिकल माना जाता है रिसर्च में, है ना। अनएथिकल मतलब अनैतिक, ये किसी भी प्रकार से नैतिक नहीं होता है। इसमें आप किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे हम आईपी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको यूज़ करते हैं, उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं देते हैं, यानी कि जिसका काम आप यूज़ कर रहे हैं उनको जो है यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं। और आप जो है ना रिसर्च की जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, उसके साथ जो है कहीं ना कहीं हैम्परिंग कर लेते हैं और जो एकेडमिक इंटीग्रिटी है वो वायलेट होती है। आपके ऊपर से जो है एज ए रिसर्चर विश्वास हट जाता है लोगों का। तो यानी आप किसी और के काम को यूज़ करते हैं, यूजिंग समवन एल्सेज आइडियाज़ और वर्क विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट और साइटेशन। इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं एथिकल प्लेजरिज्म। तो बी ऑप्शन जो है आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उचित स्वीकृति या उद्धरण के बिना किसी और के विचारों या कार्यों का उपयोग करना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, संचार में चयनात्मक धारणा से क्या तात्पर्य है? इन कम्युनिकेशन व्हाट इज मेंट बाय सिलेक्टिव परसेप्शन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। और देखिए, इसी टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं और आने वाले एग्जामिनेशन तक अपनी तैयारी को बिल्कुल पुख्ता करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो किया करिए। वहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे जो PDF हैं क्लास के, सारी चीज़ वहीं मिलती है। तो ऑप्शन है द टेंडेंसी टू परसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस बेस्ड ऑन पर्सनल बायसेज एंड एक्सपीरियंसेस, यानी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और अनुभवों के आधार पर संदेशों को समझने और व्याख्या करने की प्रवृत्ति। क्या हम इसी को सेलेक्टिव परसेप्शन कहते हैं? या फिर साझा करने से पहले अनावश्यक विवरण हटाने के लिए जानकारी को फिल्टर करना, फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन टू रिमूव अननेसेसरी डिटेल्स बिफोर शेयरिंग, क्या इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, जो सेलेक्टिव परसेप्शन, सॉरी। तीसरा ऑप्शन है चूजिंग द मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू फोकस ऑन इन अ गिवन कम्युनिकेशन, यानी किसी दिए गए संचार में ध्यान केंद्रित करने के सबसे प्रासंगिक जानकारी का चयन करना। या फिर हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन है वो है द डेलिबरेट ओमिशन ऑफ की फैक्ट्स इन कम्युनिकेशन, यानी संचार में मुख्य तथ्यों को जानबूझकर छोड़ना। किसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन, यानी चयनात्मक धारणा। क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 लिख के और इसके सामने जो भी करेक्ट आंसर आपको लगे वो मेंशन जरूर करिए। ठीक है, सिलेक्टिव परसेप्शन ये कब होता है? जब एक इंसान है, एक व्यक्ति है, वो कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं अपने बायसेस के ऊपर। उनके मन में कुछ पूर्वाग्रह बैठा हुआ है, पहले से जो है किसी के खिलाफ आप अपने मन में कुछ चीज़ें बैठा के रखे हुए हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव उनके साथ ऐसा रहा हो, एक्सपेक्टेशन आपका जो है उनसे वैसा नहीं हो, और उस आधार पर अगर आप कुछ परसीव करते हो, उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। इससे कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट हो जाती है, यानी आपके और उनके बीच में जो है ना गलत फहमी पैदा हो जाएगा, और अलग अलग लोग जो है ना इसी मैसेज को, एक ही मैसेज को अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से समझते हैं। आपका एक्सपीरियंस कुछ और होगा तो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ उस चीज़ को समझोगे, मेरा एक्सपीरियंस कुछ और होगा, मैं अपने साथ समझूंगा। अब एग्जांपल देता हूँ, फ़र्ज करिए आप एक लैपटॉप खरीदने गए और आप कहाँ गए? दुकान में जाने के बाद से आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो कुछ अच्छा नहीं रहा। वहाँ जो स्टाफ है वहाँ के, वो आपके साथ उन्होंने अच्छा बिहेव नहीं किया, है ना, और ज़्यादा आपको जो है वहाँ पर किसी ने अटेंशन भी नहीं दिया, चीज़ें आपको वहाँ पर ठीक नहीं लगी। मैं वहाँ पर गया, मेरे साथ जो है लकीली बहुत अच्छा बिहेव हुआ, है ना, बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात किया गया, मुझे अच्छे तरीके से वहाँ पर चीज़ों, प्रोडक्ट के जो क्वालिटीज़ हैं वो बताई गई, जो फीचर्स है वो बताए गए, और मुझे वहाँ का स्टाफ बिहेवियर अच्छा लगा। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ और रहा, आपका एक्सपीरियंस कुछ और रहा। अब कोई तीसरा व्यक्ति मुझसे अगर पूछे कि बताइए कि क्या फ़लाँ मोबाइल शॉप से हमें ये जो मोबाइल है या फिर फ़लाँ लैपटॉप शॉप से लैपटॉप है वो लेना चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन तो उस शॉप के लिए रहेगा जहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो मैं उनको बोल दूंगा कि हाँ ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा तो आप कह देंगे कि नहीं अच्छा नहीं है वहाँ पर। तो हमारे दोनों लोगों के जो परसेप्शन है वो बदल गया ना, इसी को हम कहते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। ये हमारे एक्सपीरियंस के वजह से, यानी जो हमारी अनुभव रहे उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे जो है ना, जो भी पूर्वाग्रह हमारे मन में बैठा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए,
व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और अनुभवों के आधार पर संदेशों को समझने और व्याख्या करने की प्रवृत्ति, द टेंडेंसी टू परसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस बेस्ड ऑन पर्सनल बायसेज एंड एक्सपीरियंसेस। तो जैसा हमने ये एग्जांपल दिया वैसे ही मैसेज में आप इसको लगा लीजिए कि कोई अगर व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है और पहले से ही आप उसके मन में बैठा के रखे हो कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, वो सही भी बात बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वही हम कहते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड्रागॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रागॉजी का उदाहरण है? पहला है टीचिंग मेथड्स फोकस्ड ऑन यंग चिल्ड्रन, यानी छोटे बच्चों पर केंद्रित शिक्षण विधियाँ। सेकेंड ऑप्शन है टीचिंग स्ट्रेटजीज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एडल्ट लर्नर्स, यानी विशेष रूप से वयस्क शिक्षार्थियों के लिए डिजाइन की गई शिक्षण रणनीतियाँ। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेटजीज यूज फॉर ऑनलाइन लर्निंग ओनली, यानी केवल ऑनलाइन सीखने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियाँ। या फिर टीचिंग अप्रोचेस दैट फोकस ऑन मेमोराइजेशन, शिक्षण दृष्टिकोण को जो याद रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बताइए एंड्रागॉजी का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है? देखिए, जब हम बात करते हैं एंड्रागॉजी की तो हम याद रखिएगा पेडागॉजी जो होता है, पेडागॉजी जो है ये यंग चिल्ड्रन के लिए होता है, जो अभी छोटे बच्चे हैं इनके लिए हम यूज़ करते हैं कि इनको कैसे पढ़ाना है, टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से मेथड्स होंगे, क्या क्या इनके स्टेजेज ऑफ लर्निंग है, उनके हिसाब से इनको पढ़ाना पड़ता है। वही अगर हम बात करें एंड्रागॉजी की तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ए फॉर एंड्रागॉजी, ए फॉर एडल्ट्स, तो ये एडल्ट लर्नर के लिए होता है। जैसे हम और आप हैं तो हायर एजुकेशन में हम लोगों को कैसे पढ़ाते हैं, वो ये एंड्रागॉजी इसके ऊपर फोकस करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, विशेष रूप से वयस्क शिक्षार्थियों के लिए डिज़ाइन की गई शिक्षण रणनीतियाँ, इसी को कहते हैं हम एंड्रागॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 लिख के जो आपको इसका सही ऑप्शन लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मिक्स्ड मेथड रिसर्च या मिश्रित पद्धति अनुसंधान के बारे में पूछ रहा है कि क्या है। पहला ऑप्शन है एक शोध पद्धति जो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ती है, यानी अ रिसर्च मेथडोलॉजी दैट कंबाइंस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेज। दूसरा ऑप्शन है अ प्योरली क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड दैट यूजेज इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस, यानी एक विशुद्ध रूप से गुणात्मक शोध पद्धति जो साक्षात्कार और टिप्पणियों का उपयोग करती है। तीसरा ऑप्शन है अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू कंबाइन मल्टीपल डेटा सेट्स, यानी एक सांख्यिकीय तकनीक जिसका उपयोग कई डेटा सेटों को संयोजित करने के लिए किया जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है अ रिसर्च मेथड दैट ऑल्टरनेट्स बिटवीन हिस्टोरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक शोध पद्धति जो ऐतिहासिक और प्रायोगिक अनुसंधान के बीच वैकल्पिक होती है। बताइए मिक्स्ड मेथड ऑफ रिसर्च किसको हम कहते हैं? आई होप कि आपने सही उत्तर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा, जाके नहीं लिखा तो अभी लिख दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी एक सीरियस लर्नर हैं और आप अचीव करना चाहते हैं JRF। और ऐसे पूरे वीडियोस जो है देखना जरूरी है, एक भी क्वेश्चन जो है ना वो छूटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे करते हैं। हो सकता है कुछ रिपीटेड क्वेश्चन रहते हों लेकिन उससे आपको फ़ायदा ही मिलता है, नुकसान नहीं होता। मिक्स्ड मेथड रिसर्च जो होता है ना, ये मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी आपका जो क्वांटिटेटिव है और प्लस क्वालिटेटिव है, इन दोनों ही मेथड्स का मिक्स होता है। नाम से ही पता चल रहा है मिक्स्ड मेथड। इसमें हम डेटा कलेक्शन दोनों ही तरीके से करते हैं, एनालिसिस दोनों ही तरीके से करते हैं, यानी इसमें मात्रा और गुण ये दोनों को ही हम ध्यान में रखते हैं। इससे रिसर्चर जो है ना वो दोनों ही जो मेथडोलॉजी हैं, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इन दोनों के ही जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो इनकी खूबियां हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो है क्या होगा, ज़्यादा व्यापक, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना समझ का विकास होगा। रिसर्चर जो है ना वो रिसर्च प्रॉब्लम को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे और उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो ये एक प्योरली क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड नहीं होता है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक नहीं होता है, क्योंकि ये आपके क्वांटिटेटिव में हो जाएगा। रिसर्च मेथड्स जो हिस्टोरिकल और एक्सपेरिमेंटल के बीच में अल्टरनेट करता है, ये भी नहीं होता है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, एक शोध पद्धति जो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ती है। रिसर्च मेथडोलॉजी दैट कंबाइंस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेज, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च। अब हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज सेंट्रल टू लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का केंद्र है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण के बारे में बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 लिख के जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। टीचर लेड इंस्ट्रक्शन वेयर स्टूडेंट्स पैसिवली रिसीव इन्फॉर्मेशन, यानी शिक्षक के नेतृत्व वाला निर्देश जहां छात्र निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन है एन एम्फेसिस ऑन स्टूडेंट्स एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, यानी छात्रों पर सक्रिय रूप से अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करने पर जोर। तीसरा ऑप्शन है सीखने का आकलन करने के लिए कठोर पाठ्यक्रम और मानकीकृत परीक्षण का उपयोग, द यूज ऑफ रिजिड करिकुलम एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग टू असेस लर्निंग। या फिर चौथा ऑप्शन है छात्र परीक्षा के लिए तथ्यों और अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स फोकसिंग ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स फॉर एग्जाम्स।
किसको हम कहते हैं लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग जो है ना, इसके ऊपर हम यही जानते हैं कि देखिए लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में हमेशा जो फोकस होगा वो शिक्षार्थी पे होगा, लर्नर पे होगा, कभी भी टीचर फोकस में नहीं होगा। ठीक है, इसमें लर्नर जो है ये एक्टिव रोल होगा, इसका सक्रिय रूप से भागीदारी लेगा। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास है टीचर लेड इंस्ट्रक्शन वेयर स्टूडेंट्स पैसिवली रिसीव इन्फॉर्मेशन। निष्क्रिय जहाँ पर स्टूडेंट्स को कह दे, ये कैसे हो सकता है स्टूडेंट सेंटर या लर्नर सेंटर, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन है छात्रों पर सक्रिय रूप से अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करने पर जोर, एन एम्फेसिस ऑन स्टूडेंट्स एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। तो अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात जहाँ पे आती है वो जरूर जो है लर्नर सेंटर्ड हो जाता है। तो ये तो ठीक है, ये सही ऑप्शन लग रहा है। आगे भी दोनों ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। सीखने का आकलन करने के लिए कठोर पाठ्यक्रम और मानकीकृत परीक्षण का उपयोग, द यूज ऑफ रिजिड करिकुलम। देखिए रिजिड करिकुलम के बारे में बात हो रहा है, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के बारे में बात हो रहा है, तो ये लर्नर सेंटर्ड थोड़ी हुआ, ये तो एक तरीके से आप देखोगे तो स्टूडेंट टीचर सेंटर्ड हो गया है ना। तो रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, ताकि जहाँ भी जरूरत हो उसमें बदलाव किया जा सके, वो लचीलापन होना चाहिए आपके पाठ्यक्रम में। और चौथा ऑप्शन है छात्र परीक्षा के लिए तथ्यों और उदाहरणों को याद करने पर ध्यान केंद्रित। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, चीज़ों को रट रहे हैं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आ जाए, फैक्ट्स को रट रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को रट रहे हैं, जो कि सही भी है, आज की डेट में यही होता है, तो ये जो है ना किसी भी तरीके से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण नहीं है, और ये जो है ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छात्रों पर सक्रिय रूप से अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करने पर जोर होता है, ताकि छात्र जो है खुद का नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सके, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिख के और इसका करेक्ट ऑप्शन आप नीचे ऑप्शन में मेंशन कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पीयर ट्यूटरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा पीयर ट्यूटरिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है ना, इसको हम समझेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है फॉर्म ऑफ टीचिंग वेयर टीचर इंस्ट्रक्ट्स स्टूडेंट इंडिविजुअली, यानी शिक्षण का एक रूप जहां एक शिक्षक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से निर्देश देता है। दूसरा ऑप्शन है अ मेथड वेयर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज ग्रुप टीच एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, यानी एक ऐसी विधि जहां एक ही आयु वर्ग के छात्र एक दूसरे को पढ़ाते और सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है अ सिस्टम इन विच ओल्डर स्टूडेंट्स ट्यूटर यंगर स्टूडेंट्स, एक प्रणाली जिसमें बड़े छात्र छोटे छात्रों को पढ़ाते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है एक शिक्षण पद्धति जहां माता पिता छात्रों को उनके होमवर्क में सहायता करते हैं, और टीचिंग मेथड वेयर पेरेंट्स असिस्ट स्टूडेंट्स विद देयर होमवर्क। बताइए पीयर ट्यूटरिंग हम किसको कहते हैं। पीयर ट्यूटरिंग जो है ना, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। पीयर ट्यूटरिंग में स्टूडेंट्स जो हैं ये टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं अपने सहपाठियों, पीयर मतलब होता क्या है, सहपाठी, तो अपने सहपाठियों को जो उनके साथ पढ़ रहे हैं इनको ये मदद करते हैं। जो ज़्यादा स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आता है वो उन स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं जिनको कम समझ में आ रहा है ना। तो सेम एज ग्रुप सेम लेवल पे ये स्टूडेंट्स होते हैं, और ये कोलाबरेटिव लर्निंग को जो प्रमोट करना हो गया, यानी जैसे हम कहते हैं सहयोगात्मक जो अधिगम है, कोलाबरेटिव लर्निंग, तो इसको ये प्रमोट करना हो गया। और इससे जो समझ है इसका विकास होता है बच्चों में, क्योंकि बच्चे जो है एक दूसरे का हेल्प करके अगर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है, कॉन्फिडेंस आता है ना, आत्मविश्वास आता है बच्चों के अंदर। तो ये जो है ना आपका हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, अ मेथड वेयर स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज ग्रुप टीच एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक ऐसी विधि जहाँ एक ही आयु वर्ग के छात्र एक दूसरे को पढ़ाते और सीखते हैं, है ना। ये क्लास में आप अक्सर देखते होंगे कि कोई बच्चे को डाउट आता है तो वो कई बार दूसरे बच्चे का डाउट रिजॉल्व करता है, तो इसको हम कहते हैं आपका पीयर ट्यूटरिंग, है ना। अगर इंडिविजुअल तौर पे आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना, तो ये जो है पीयर ट्यूटरिंग नहीं होगा, बल्कि इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन इसको हम कहते हैं, तो ये नहीं होगा, है ना। अ सिस्टम इन विच ओल्डर स्टूडेंट्स ट्यूटर यंगर स्टूडेंट्स, ये भी नहीं होता है पीयर ट्यूटरिंग। पीयर का मतलब ही सहपाठी हो गया। और टीचिंग मेथड वेयर पेरेंट्स असिस्ट स्टूडेंट्स, ये तो इससे कोई मतलब ही नहीं है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिख के और इसके सामने जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करिएगा। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। बताइए वर्णनात्मक अनुसंधान अध्ययन की प्रमुख विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है आपके पास, यह प्रायोगिक तरीकों के माध्यम से कारण और प्रभाव संबंधों का पता लगाना चाहता है। इट सीक्स टू एक्सप्लोर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्या इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। या फिर इट एम्स टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन और फेनोमेना, यानी इसका उद्देश्य किसी जनसंख्या या घटना की विशेषताओं का वर्णन करना है। तीसरा है इट फोकसेज ऑन अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, यानी यह किसी विशेष घटना के ऐतिहासिक विकास को समझने पर केंद्रित है। या फिर चौथा ऑप्शन है इट यूजेज एक्शन रिसर्च टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, यानी यह व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करता है। बताइए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी का जो है ना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या प्रमुख विशेषता क्या है इनमें से।
तो देखिए, अगर हम प्रमुख विशेषता के बारे में बात करें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी की, तो हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता क्या है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ना, इसमें आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी विशेषताएं हैं एक पॉपुलेशन का, एक इवेंट या सिचुएशन का, उसको बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी बाहरी जो है इन्फ्लुएंस के, ना सब्जेक्ट को आप ऑल्टर कर सकते हैं, सिर्फ उसमें डिस्क्राइब करना होता है। तो इसमें व्हाट जो होता है ना, क्या, बस इसको हम आंसर करते हैं। हम वाई यानी क्यों और हाउ मतलब कैसे, इस पे हम जोर नहीं डालते हैं, बस व्हाट जो है ये फोकस में होता है, क्या जो है वो फोकस में, कि क्या है ये। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ना, ये हम उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाते हैं, इवेंट को बताते हैं जैसा जो है, एज इट इज़। तो इसमें किसी भी तरीके का हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता है, जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है, तो ये तो होगा नहीं। डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है, मैंने आपको बताया था कि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होता है ना। और टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी भी नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो दिया हुआ है। साथ ही साथ जो है ये तो फिर ये भी नहीं होगा, इट फोकसेज ऑन अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। देखिए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में अगर फोकस करेगा तो हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगा। एक्शन रिसर्च आप जानते ही हो, इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी में आपका एम क्या होता है कि आप जो है ना वो डिस्क्राइब करो कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन या फेनोमेना का। तो बी जो है इसका ऑप्शन सही होगा। इसका उद्देश्य किसी जनसंख्या या घटना की विशेषताओं का वर्णन करना है। नाउ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में पर्यावरण नैतिकता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स? पहला ऑप्शन है टू इस्टेब्लिश रूल्स फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों के सतत उपयोग के लिए नियम स्थापित करना। दूसरा ऑप्शन है टू प्रमोट इंडिविजुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी व्यक्तिगत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन है मनुष्य और पर्यावरण के बीच नैतिक संबंध को परिभाषित करना, यानी टू डिफाइन द मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट। या फिर चौथा ऑप्शन है टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी पर्यावरणीय क्षरण के लिए तकनीकी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना। बताइए, हम एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा प्राइमरी गोल है एनवायरमेंटल एथिक्स का? क्वेश्चन नंबर 9 लिख के, और जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें पर्यावरण शिक्षा की, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, तो एनवायरमेंटल एथिक्स जो होता है ना, इसमें हम बात करते हैं जो नैतिक या मोरल एंड एथिकल रिलेशनशिप होता है। नैतिक जो हमारा संबंध होता है किसके किसके में? देखिए, ह्यूमंस में यानी मानव में, और इसके साथ साथ पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में एक नैतिक जो है रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है। हम इसमें जो भी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड इशूज़ हैं इसको फोकस करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जोर देते हैं कि हम चीज़ों को बैलेंस तरीके से यूज करें, करंट नीड्स को पूरा करते हुए फ्यूचर नीड्स के बारे में भी सोचें। और जो पारिस्थितिकी तंत्र है आपका, जो इकोसिस्टम है और नॉन ह्यूमन लाइफ है ना, इसके साथ भी हम बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करें। ऐसा ना हो कि जानवरों को आप बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, सिर्फ ह्यूमंस के बारे में जो है आप सोच रहे हो। तो एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर ये सभी आ जाता है, यही प्राइमरी गोल है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मनुष्य और पर्यावरण के बीच नैतिक संबंध को परिभाषित करना, टू डिफाइन मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट। जहाँ पर हम इन्वायरमेंट के बारे में, हम जानवर, जो जंतु के बारे में, जानवरों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में सोचते हैं, और साथ ही साथ अपने बारे में तो सोचते हैं। इन दोनों रिलेशनशिप को हम बहुत ही मोरल वे में, नैतिक तरीके से समझते हैं कि क्या संबंध है ना। अब आज का हमारा आखिरी प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 10 लिख के इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। और इसी के साथ बता दूं कि यहाँ तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से अपने तैयारी को कर रहे हैं, और बिल्कुल आपका फोकस है दिसंबर एग्ज़ाम को क्लियर करना, JRF लेना। अगर आप JRF लेना चाहते हैं तो डेली इन सेशन से जुड़िए, साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पे फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा, कैसा लग रहा है ये क्लास, कैसा मैं आपको अच्छे से समझा पाता हूँ या नहीं, कैसे क्वेश्चंस लाता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है ज़रूर आप मेंशन किया करिए। स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। व्हाट डज द ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल इन एजुकेशन इन्वॉल्व? बताइए, शिक्षा में मिश्रित शिक्षण मॉडल में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है आपके पास द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ फेस टू फेस टीचिंग विद ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन, यानी ऑनलाइन शिक्षण के साथ आमने सामने शिक्षण का पूर्ण प्रतिस्थापन। दूसरा ऑप्शन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियों के साथ पारंपरिक कक्षा निर्देश का संयोजन। तीसरा ऑप्शन है ग्रुप वर्क विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर, यानी शिक्षक के किसी औपचारिक निर्देश के बिना समूह कार्य। या फिर चौथा ऑप्शन है लर्निंग थ्रू डिजिटल टूल्स विदाउट एनी इन पर्सन इंटरेक्शन, यानी कि बिना किसी व्यक्तिगत बातचीत के डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सीखना।
बताइए ब्लेंडेड लर्निंग हम किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया भी है, और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल पे जो है ना इसका जो वीडियो है वो अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो देखिए ब्लेंडेड लर्निंग ये क्या करता है, ये इंटीग्रेट कर देता है, ये एकीकृत करता है किस चीज़ को? सबसे पहले तो जो आपका ट्रेडिशनल क्लासरूम है जिसमें आप फेस टू फेस टीचर के साथ बैठ के पढ़ते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे फेस टू फेस टीचर के साथ बैठते हैं, तो उसको, और साथ ही साथ इसमें प्लस हो जाता है क्या, ऑनलाइन लर्निंग। तो इन दोनों को मिक्स जब किया जाता है तो बनता है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंड का मतलब ही क्या होता है? ब्लेंड का मतलब एक मिक्सचर है ना। तो आजकल यही देखा जा रहा है कि कॉलेजेस में भी कि वहाँ पर आपको पढ़ाया भी जाता है और साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी दे दिए जा रहे हैं ताकि आप घर पे भी जाके अच्छे से पढ़ सको। तो आपके पास जो है ना ज़्यादा ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जा रही हैं। ये मॉडल हमें क्या देता है? एक तो ये लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कोई स्टूडेंट अगर किसी कारणवश स्कूल नहीं आ पाया, अगर उसका छूट गया तो उसको वो कवर कर सकता है। स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन भी कर सकते हैं वो इंस्ट्रक्टर के साथ क्लासरूम में, और साथ ही साथ जो है ना डिजिटल कंटेंट को एक्सेस करने का भी उनके पास सुविधा उपलब्ध है। तो ये जो है ना ब्लेंडेड लर्निंग वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग मेथड माना जाता है। अगर हम आज के इस प्रारूप को देखें ब्लेंडेड लर्निंग के, तो बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से अगर हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दें, इसमें एकीकृत कर दें, तो और बेहतर हो जाता है ये ब्लेंडेड लर्निंग। तो आई होप कि आज के ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ये एक ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियों के साथ पारंपरिक कक्षा निर्देश का संयोजन होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। ये पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट के बारे में अगर बात करें कि फेस टू फेस टीचिंग इसमें से हटा ही दो, क्लास में जाना ही नहीं है, तो ये नहीं होता है ब्लेंडेड लर्निंग, बल्कि ये ऑनलाइन लर्निंग हो जाएगा। और ग्रुप वर्क किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के बिना टीचर के, तो इसको जो है ना हम कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हो सकता है, लेकिन ये ब्लेंडेड लर्निंग नहीं है। और डिजिटल टूल से सिर्फ आप पढ़ रहे हो तो ये ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो, ये ब्लेंडेड लर्निंग नहीं कर रहे हो। इन दोनों का मिक्स होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो इसको हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। तो आई होप कि आज के ये सारे ही प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगे हों। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत से ये क्लासेस बनाई जाती हैं, तो इसलिए लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे अच्छे जो विचार हैं, जो हमारे लिए आप कहना चाहते हैं, वो ज़रूर छोड़ा करिए। कुछ ऐसा है जो हमें सुधार करना है वो भी बताइए। इसके साथ साथ बता दूं कि इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो है ज्ञानस्थली क्लासेस, और इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले सकते हैं। जो करेक्ट आंसर्स हैं जितने भी, वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, और जब आपको PDF मिलेगा तो ये चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। आप सारे PDF इकट्ठा करोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो मैं मिलता हूँ अगले डेली प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।